रौनक जी, मेरा सवाल ये है आपसे। मैं ये भी जानना समझना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से अभी जो बीच में ये चर्चा शुरू हुई थी कि शायद शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं रहती है और एनसीपी को संभालने के लिए दोनों परिवार एक हो सकते हैं और अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार के साथ मिलके सुप्रिया सुले के साथ मिलकर पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। ऐसी भी खबर आ रही थी, तो ऐसे में तो शरद पवार के परिवार का भी बहुत बड़ा नुकसान है, पार्टी का भी बड़ा नुकसान है। अगर इन खबरों पर कोई सत्यता हो तो रौनक जी आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर देखें तो मैं आपको बता दूं ज्ञानेंद्र जी कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका के चुनाव हुए उसमें दोनों पार्टियों ने मिलकर यानी शरद पवार का धड़ा और अजीत पवार का धड़ा दोनों ने मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का चुनाव साथ लड़ा। और उसी के बाद से इस बात की अटकलें जो है वो तेज हो रही थी कि दोनों पार्टियां जल्द ही जो है वो एक हो जाएगी, यानी शरद पवार की पार्टी अजीत पवार की पार्टी में मर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद केंद्र में सुप्रिया सुले को मोदी सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि जब भी अजीत पवार से या सुप्रिया सुले से इसको लेकर पत्रकार सवाल करते थे तो निश्चित तौर पर जो जवाब आता था वो यही आता था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जो राजनेताओं की एक स्टाइल होती है वो पूरे पत्ते फिलहाल खोलते नहीं है जब तक मामला पूरा सुलट नहीं जाता है या फिर जब तक बात पूरी बन नहीं जाती। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि शरद पवार की तबीयत नासाज थी और पार्टी का कैडर भी ये चाहता था कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, केवल 10 विधायक ही उनके पूरे महाराष्ट्र में जीत कर आए। ऐसे में दोनों पार्टियां अगर अलग रही तो उनका जो कैडर है उनके वोटों में बिखरा हो सकता है, इसीलिए साथ आने में ही भलाई है। और ये लगभग तय था कि आने वाले जिला परिषद के जो चुनाव है जिसमें भी दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था, इसके बाद अधिकृत तौर पर दोनों पार्टियां एक होगी और अजीत पवार पार्टी को लीड करेंगे और दिल्ली में सुप्रिया सुले जो है पार्टी का चेहरा होगी। तो ये लगभग सब कुछ तय था और इस वक्त अजीत पवार की निधन की जो खबर यहाँ पर आई है, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनसीपी को महाराष्ट्र में कौन लीड करेगा, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह से कुछ भी कहना, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी के जो कैडर है उनके बीच में अजीत पवार का आज के वक्त में दुनिया को छोड़कर चले जाना। इसी से जुड़ा रौनक जी मेरा एक सवाल आपसे, यही मैं भी समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बन रही थी और वहां पर तीनों ही पार्टियों ने गठबंधन से सरकार बनाया था, तो हम लोगों ने देखा था कि अजीत पवार की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। और इसलिए भी जो आप बात कह रहे हैं ये पुख्ता तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है शरद पवार के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने भी अपनी शुरुआती बातचीत में बताया कि उनकी भी कार्यशैली वैसी ही थी शरद पवार जैसी। तो शरद पवार की राजनीति करने का तरीका और उनकी जो परछाई थी वो अजीत पवार में थी। ऐसे में सुप्रिया सुले सुप्रिया सुले और शरद पवार पूरे परिवार के लिए, एनसीपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनसीपी में कोई शरद पवार की तरह राजनीति करने वाले बड़े कद का कोई नेता है फिलहाल अभी मौजूदा दौर पर। रौनक जी, तौर पर ज्ञानेंद्र जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि शरद पवार की तुलना तो किसी भी नेता से महाराष्ट्र में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पवार साहब का एक काम करने का अपना तरीका था, ना केवल राजनीति बल्कि क्रीड़ा क्षेत्र हो, बाकी दुनिया भर के अगर हम कहें कि कला क्षेत्र हो, सभी जगहों पर शरद पवार की अपनी एक छाप रहती थी और उनका एक राजनीति करने का अपना तरीका था। भले ही वो विपक्ष में हो, लेकिन हमने देखा है कि कई मौके पर मोदी सरकार को मदद करने वाले फैसले भी सदन के अंदर, भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो, लेकिन अगर मोदी सरकार का ऐसा कोई फैसला है जिससे लार्जर लेवल पर फायदा पहुंच सकता है तो निश्चित तौर पर शरद पवार एक अपनी अलग भूमिका ले लेते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हिजाब को लेकर जो मुद्दा संसद में या फिर ट्रिपल तलाक को लेकर जो संसद में जब बिल लाया गया तब शरद पवार ने वॉकआउट कर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इस बिल में अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने का फैसला किया था। तो शरद पवार की राजनीति रही है और अजीत पवार उसी पद चिन्हों पर चलने के लिए जाने जाते थे। हालांकि शरद पवार जो है वो अपने पत्ते इतने जल्दी नहीं खोलते थे, लेकिन अजीत पवार की शख्सियत की मैं बात करूं तो अजीत पवार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता माने जाते। इसी की वजह से बिना शरद पवार से पूछे उन्होंने ये देखा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट 2019 में देने की जरूरत है और रातों रात उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, जिसको कवर करने के लिए आप खुद मुंबई उस वक्त पहुंचे हुए थे। लेकिन चूंकि शरद पवार ने बाद में पासा पलट दिया और देवेंद्र फडणवीस की सरकार 48 घंटों में गिर गई। अजीत पवार एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र में
बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसका फायदा राज्य को नहीं मिल पाता। इसलिए जो सरकार सत्ता में उनके साथ रहकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, कैडर को आगे बढ़ाना, जिसकी वजह से डेवलपमेंट फंड मिल सके, तो ये सोच रखने वाले अजीत पवार थे और इसीलिए उन्होंने शरद पवार का, अपने चाचा का, जिनके वजह से उनका इतना नाम हुआ, कई बार उनको उप मुख्यमंत्री पद पार्टी ने दिए, उनका साथ उन्हें छोड़कर एक नया धड़ा बनाना पड़ा जिसको उन्होंने लीड किया। और आज की अगर बात की जाए तो अजीत पवार काफी ताकतवर, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। जी निश्चित तौर पर इसके अलावा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि एनसीपी गुट से केंद्रीय मंत्री में किसको जगह मिलेगी, 1 या 2 सीट को लेकर लड़ाई थी, तब भी अजीत पवार की पार्टी ने मंत्रिमंडल का पद नहीं लिया, मंत्री का पद नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई नाराजगी नहीं दिखी। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से कई बार नाराजगी की खबर आई, लेकिन अजीत पवार ने कभी भी ऐसा कोई फाउल नहीं खेला अपनी तरफ से कि वो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी या तो एनडीए गठबंधन से कोई खतरा मोल लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब इसके बाद अजीत पवार के अलावा एनसीपी में आप किस नेता को देखते हैं जो कमान संभालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है एनसीपी के लिए, अजीत पवार की पार्टी के लिए। जी देखिए, निश्चित तौर पर एक ज्ञानंद जी बहुत बड़ा सवाल पार्टी के सामने रहेगा। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि कद्दावर नेताओं की अगर सूची की बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे नेता पार्टी में अभी मौजूद है जो कि मास लीडर महाराष्ट्र में माने जाते हैं। और अगर प्रफुल्ल पटेल की बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में एक अच्छा कनेक्ट रखने वाले, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से अच्छा कनेक्ट रखने वाले नेताओं में उनकी पहचान होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो पार्टी है एनसीपी, ये केवल और केवल पवार परिवार के करिश्मे के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे मौके पर जब शरद पवार की बीजेपी के साथ जाने को लेकर हाँ और ना दोनों है, अभी तक वो फैसला नहीं ले पाया, और ऐसे वक्त जब शरद पवार बहुत ज्यादा राजनीति में एक्टिव भी नहीं है, उनकी तबीयत नासाज चल रही है, ऐसे में अजीत पवार का दुनिया छोड़कर चले जाना, सवाल ये है कि क्या सुप्रिया सुले को बाकी नेता जो अपना लीडर मानने के लिए आने वाले दिनों में तैयार है? एक बड़ी खबर आ रही है रौनक जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी बारामती जाएंगे। अब वैसे कहना तो ये चाहिए कि दोनों ही डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र की सरकार में, लेकिन एकनाथ शिंदे और शरद पवार के, माफ कीजिएगा, अजीत पवार के रिश्ते के बारे में मैं जानना चाहता हूं। दोनों ही दल जो है अपने मुख्य पार्टी से अलग होकर आए थे। इधर उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे आए हैं अलग शिवसेना बनाकर, और इसी तरह से एनसीपी अजीत पवार ने बनाया था। इन दोनों ही नेताओं की ट्यूनिंग, इन दोनों के रिश्ते जरा विस्तार न्यूज के दर्शकों को रौनक जी ये भी बताइएगा, महाराष्ट्र की राजनीति की बारीकियों को आप समझते हैं? जी देखिए, अगर दोनों नेताओं की छवि की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे एक अलग तरह के नेता है। उन्हें महाराष्ट्र में एक मास लीडर के तौर पर एक नई पहचान उन्होंने डेवलप की है। 24 घंटे काम करने वाले नेताओं में उनकी पहचान जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर अजीत पवार से उनके रिश्ते की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि दोनों के एक अच्छे रिश्ते, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस वक्त भी दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग बताई जाती थी। और विधानसभा के फ्लोर पर कई बार हमने देखा है कि जब दोनों के भाषण देखने को मिले तो एक दूसरे के बारे में जो तारीफ जिसे कहते हैं वो भी विधानसभा के फ्लोर पर एकनाथ शिंदे की तरफ से अजीत पवार की कई बार तारीफ जो है उन्होंने की है। एक मैं आपको किस्से बताना चाहता हूँ जिसमें जब मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे और विधानसभा में उनका पहला भाषण था, उस वक्त भी उन्होंने अपने भाषण के दौरान अजीत पवार की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए ये कहा था कि जब वो महाविकास आघाड़ी में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनका विभाग आदित्य ठाकरे चलाया करते थे और बड़े फैसले उन्हें लेने नहीं दिए जाते थे। ऐसे वक्त में अजीत पवार उनके साथ खड़े रहते थे क्योंकि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास फंड अलॉकेट करने का पावर्स होता था और अजीत पवार उनकी बात को समझते थे। ये बात उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर जो है अजीत पवार के लिए कही थी। तो दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं काफी मधुर माने जाते थे। लेकिन अगर दोनों की आप स्टाइल ऑफ वर्किंग को अगर देखें तो जैसा हमने देखा कि जब ये अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी उस वक्त भी आपने देखा कि एकनाथ शिंदे आखिरी मौके तक नाराज चल रहे थे। राज्यपाल के पास जब सत्ता स्थापन करने का दावा करने के लिए पहुंचे उस वक्त भी ये तय नहीं था कि कल एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे कि नहीं। लेकिन जब पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा
पूछा तो एकनाथ शिंदे से था, लेकिन जवाब अजीत पवार ने दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि शिंदे लेंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो कल ले रहा हूं। तो ये जो हाजिर जवाबी स्टाइल है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, वो कहीं ना कहीं अजीत पवार का यहाँ पर दिखाई देता था। और निश्चित तौर पर अगर ज्ञानेंद्र जी मैं कहूँ कि महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है और एनसीपी के लिए तो निश्चित तौर पर क्षति है। मैं अभी जो कुछ विजुअल्स बारामती से आ रहे हैं, युगेंद्र पवार जो उनके भतीजे हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था शरद पवार की पार्टी से, उनके आंखों में भी आंसू जो है वो देखने को मिले। भले ही दोनों पवार परिवार राजनीतिक तौर पर अलग हो गए हो, लेकिन जो उनके पारिवारिक कार्यक्रम होते थे उन दोनों में अजीत पवार और शरद पवार की मौजूदगी जो है वो देखने को मिलती थी। और जो पारिवारिक संबंध है वो कहीं ना बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को। रौनक जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है, उनसे पूरी जानकारी ली है इस बड़ी दुर्घटना पर। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है और पूरा अपडेट मांगा है बारामती प्लेन क्रैश मामले में। तो कुल मिला के ये जो बड़ी खबर है, जो प्रधानमंत्री मोदी को भी स्तब्ध कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह को भी परेशान कर रही है, और इस वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगातार संपर्क में हैं, अपडेट और पूरी जानकारी ले रहे हैं। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? और प्रधानमंत्री मोदी, अजीत पवार के रिश्ते, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत पवार के रिश्ते, क्योंकि रौनक जी, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव जब होता है तो पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, क्योंकि बीएमसी का बजट इतना ज्यादा है। पहली बार ऐसा हुआ कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे परिवार को एक होना पड़ा बीएमसी के चुनाव के लिए, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो कितना बड़ा बदलाव हुआ इनकी ताकत की वजह से। तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अजीत पवार से रिश्ते के बारे में भी आपसे समझना चाहते हैं, रौनक जी। कि देखिए ज्ञानेंद्र जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के अजीत पवार से रिश्ते की अगर बात की जाए तो जहां तक मैं इन नेताओं के रिश्तों को करीब से समझ पाया हूं, तो निश्चित तौर पर जब भी अजीत पवार से ऑफ रिकॉर्ड में हमारी बातचीत होती थी, जब भी मुलाकात होती थी, तो प्रधानमंत्री मोदी और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह के काम, उनकी हिस्ट्री को लेकर नॉलेज, उनकी 24 घंटे राजनीति करने की कला की वो जमकर तारीफ किया करते थे। उनका कहना था कि राजनीति इस लेवल पर जाके करनी होती है, अगर देश का विचार सर्वोपरि रखकर राजनीति करना है तो अमित शाह का एग्जाम्पल वो हमेशा देते थे। इतना ही नहीं, उनका ये कहना था कि अमित शाह गुजरात से आते हैं, लेकिन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत भी है, उनके बारे में महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, उससे ज्यादा कई जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के पास रहती है, क्योंकि वो उतना उन्होंने पढ़ा है। फिर चाहे वो महाराणा प्रताप की राजस्थान की बात हो, तो हिस्ट्री को लेकर जिस तरह से अमित शाह का अभ्यास रहा है, उसके अजीत पवार बहुत मुरीद थे। और ट्यूनिंग निश्चित तौर पर जो है वो इन नेताओं के बीच में देखने को मिली। हमें ये भी पता है कि अजीत पवार को लेकर जो महाराष्ट्र में बीजेपी जब विपक्ष में थी, तो अजीत पवार सबसे ज्यादा टारगेटेड नेता महाराष्ट्र में देखे गए। फिर चाहे सिंचाई घोटाले का 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से जैसे नेताओं ने उस वक्त अजीत पवार पर लगाया था। हमें ये भी याद है कि 2014 में जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने एक सभा में इस बात का ऐलान किया था, जिसका वीडियो भी बाद में रह रहकर अब भी वायरल होता है। और देवेंद्र फडणवीस को इसको लेकर घेरा भी जाता है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन अब जब दोनों एक ही सरकार में मंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस को भी कई बार इसको लेकर ट्रोल किया जाता था। लेकिन अगर रिश्तों की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच में काफी अच्छे संबंध जो है वो थे। जी।